हेलो प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र बेटा क्लास 10th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको मानव पाचन तंत्र कराया था जिसके बारे में हमने बताया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी तरह आपका मानव श्वसन तंत्र है जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बेटा हम सबसे पहले जानेंगे मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। तो मानव श्वसन तंत्र की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो सुनेंगे बेटा कि मानव में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। ये विशेष अंग मिलकर एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। या आप और भी आसान तरीके से कर सकते हैं कि मानव में श्वसन के लिए श्वसन अंग पाए जाते हैं। ये श्वसन अंग एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं बेटा, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला भाग जो होता है श्वसन तंत्र का आपका होता है नासा द्वार या नासा मार्ग। तो नासा द्वार जो होता है आपका यानी शरीर के बाहर दो छिद्रों के रूप में खुलता है, यानी कि जो हमारी नाक होती है, नाक के जो बाहर आपके दो छेद हैं इसको बोलते हैं नासा मार्ग या नासा द्वार। तो जो नासा मार्ग होता है इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो वातावरण से धूल व मिट्टी के जो कण हैं जो ऑक्सीजन के साथ हमारे नाक के अंदर जाते हैं उनको ये अंदर जाने से रोकता है। अब इसके बाद आता है बेटा कि जो छिद्र हैं ये जिस मार्ग से जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उस मार्ग को कहते हैं बेटा नासा मार्ग। क्या कहते हैं, नासा मार्ग। तो यह नासा मार्ग जो है आपका यानी कि श्वास नली भी कह सकते हैं। ये नासा मार्ग या श्वास नली आपकी कहाँ खुलती है, जाके ग्रसनी पर। कहाँ, ग्रसनी पर। यानी कि दोनों छिद्र जो है कहाँ पहुंच रहे हैं बेटा, ग्रसनी पर पहुंच रहे हैं। तो एक ग्रसनी पर जाके खुलते हैं जहां पर आपका कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। यानी कि ग्रसनी के पास क्या होता है, कंठ होता है। अब बात करते हैं कि ग्रसनी से आगे का भाग क्या है, यानी ग्रसनी से आगे का भाग कहलाता है बेटा श्वास नली। श्वास नली जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है जो कि पूरी गर्दन में फैली होती है। तो ये पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। तो श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर जो कि पूरे गले में फैली रहती है। ठीक है, कहां से, ग्रसनी से लेकर हमारे कहां तक, फेफड़ों तक फैली होती है। या कह सकते हैं कि पूरी गर्दन में ही होती है क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आगे बेटा कि श्वास नली आगे बढ़कर क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाती है बेटा जिन्हें हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। अब ये श्वसनी जो होती हैं ये फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। देखिए ये हमारा जो फेफड़ा है दायां फेफड़ा है और ये हमारा बायां फेफड़ा है। तो दायां फेफड़ा जो होता है, याद रखेंगे क्वेश्चन बनता है कि दायां फेफड़ा हमेशा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में हमने यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं बना दी बट इधर नहीं बनाई है। तो बेटा जब भी आप बायोलॉजी में डायग्राम बनाएंगे तो हम एक हिस्से के बारे में ही बताते हैं। तो जो चीज हम इधर बताएंगे वही चीज इधर होंगी, इसलिए आप अपना समय ना खराब करके सिर्फ एक हिस्से में ही ये सारी चीजें बनाएं। तो हम बात कर रहे थे बेटा फेफड़ों की, ये दायां हो गया और ये बायां। तो हमने बताया दायां वाला फेफड़ा जो होता है बाएं से कुछ बड़ा होता है, बाएं से कुछ बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ एक चीज और पूछी जाती है कि मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होता है। तो बेटा मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग वाले फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। मानव में श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग फेफड़े होते हैं। तो देखिए हम आगे बात कर रहे थे श्वास नली जो है दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। अब ये श्वसनी जो है फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो फेफड़ों में प्रवेश करके इस शाखा और उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस शाखा और उपशाखाओं में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ये जो शाखा और उपशाखाएं हैं, तो उपशाखाएं का जो सबसे निचला भाग यानी कि पतला भाग जो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं, कूपिका। यानी कि उपशाखाओं के मही भाग को हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। और कूपिकाओं के ऊपर कुछ अंगूर जैसे गुच्छे बने होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन अंगूर जैसे गुच्छों को हम कहते हैं बेटा वायुकोश। वायुकोश या वायु कोष्ठ क्या कहते हैं, यहाँ तो वायु कोष कहेंगे या वायु कोष्ठ कहते हैं। अब बात आ जाती है बेटा इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या। तो मानव में
यानी कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें वायु कोशों की संख्या, यानी कि कह सकते हैं वयस्क मनुष्य में वायु कोशों की संख्या लगभग 15 करोड़, कितनी? लगभग 15 करोड़ होती है बेटा। और नवजात, क्या? नवजात शिशुओं में इनकी संख्या लगभग 2 करोड़ होती है, कितनी? लगभग 2 करोड़। ठीक है, जो कि हमारे कहाँ आते हैं? कूपिकाओं के ऊपर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? कूपिकाओं के ऊपर स्थित होते हैं। जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन जो है श्वास नली के द्वारा कहां पहुंचती है? श्वसनी में। श्वसनी के अंदर दोनों हिस्सों में विभाजित कर देती है और श्वसनी से होते हुए ऑक्सीजन हमारे कहां पहुंचती है? फेफड़ों के अंदर शाखाओं उपशाखाओं में होते हुए कूपिका और अंतिम सिरे वायु कोश में पहुंचती है, वायु कोश में पहुंचती है। तो ये है बेटा आपका मानव श्वसन तंत्र। क्या है? मानव श्वसन तंत्र। अब एक बार और देख लेंगे कि मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपका नासा मार्ग होता है। क्या होता है? नासा मार्ग। नासा मार्ग के बाद ग्रसनी के बाद कंठद्वार के बाद श्वास नली, और श्वास नली जो है 2 भागों में विभाजित होती है जिन्हें कहते हैं हम श्वसनी। और श्वसनी हमारी कहां प्रवेश करती है? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने पर ये शाखा और उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कूपिका और वायु कोश। कूपिका यानी कि जो उपशाखाएं होती हैं उनकी महीन स्राव को हम क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। और महीन स्राव के ऊपर कुछ अंगूर के से गुच्छे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं। और वायु कोश जो है हमारे फेफड़ों का अंतिम सिरा होता है। क्या होता है? अंतिम सिरा होता है। तो ये आपका मानव श्वसन तंत्र क्लियर हो गया बेटा।